हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ग्रुप्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 का सेकंड वीडियो लेकर आ गए और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इस वीडियो में आपको 2 क्लिप्स मिलेंगे। एक्चुअली हुआ ऐसा, जब मैं एडिटिंग कर रहा था सो लास्ट वीडियो की एडिटिंग करने के बाद मैंने सोचा उसके वीडियोज़ को डिलीट कर देते हैं, तो उसके वीडियोज़ के साथ मैंने इसके वीडियो का शुरू का पार्ट डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट डे उस शुरू के पार्ट को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत झोल आपको दिखेगा शुरू में, तो बस वही मुझे आपको बताना था, ना पूछोगे आखिर ऐसा क्या हो गया, है ना। ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था और फिर जस्ट मैं ये बता रहा था कि Ti प्लस आयन Ti3 प्लस आयन से ज़्यादा स्टेबल क्यों है ना। 2 चीज़ें मैंने बस बताई थी आपको। ओके, उसके आगे आपको मिल जाएगा वीडियो। चलो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। डिवाइड करते अपने ग्रुप्स को। ठीक है, आप लोग जानते हो ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ग्रुप 15 का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किसका? वैलेंस शेल का। ठीक है, इसका होता है NH2NP1, इसका होता है NH2NP2 और इसका होता है NH2NP3। क्या ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक पूरा लिख दो, शॉर्टकट काहे मारते हो। ठीक है, सो ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों को मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था। NH2NP1 ग्रुप 13 का, NH2NP2 ग्रुप 14 का, NH2NP3 ग्रुप 15 का। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है? 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका या तो +3 हो सकता है या तो +1 हो सकता है। ठीक है, इसका या तो +4 हो सकता है या -4 हो सकता है या इनकेस +2 भी हो सकता है। याद करो जब मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा रहा था, ठीक है, इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है या फिर +3 -3 भी हो सकता है। तो मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बताया था कि ग्रुप 1 का फिक्स रहता है, ग्रुप 2 का फिक्स रहता है, हैलोजेंस का फिक्स रहता है, ऑक्सीजन का भी फिक्स रहता है, बट जो वेरिएशन है ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कहाँ आता है? बीच में आता है। तो ये बीच के ग्रुप से यहाँ पे वेरिएशन आता है। तो आप लोग यहाँ से नोट कर लो कि इसका या तो +3 होगा या तो +1 होगा, ग्रुप 14 का +4 -4 या +2 होगा, इसका +5 या +3 -3 होगा। ठीक है, सो ये ऑक्सीडेशन नंबर की बातें हो गई या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें हो गई। अलग अलग ऑक्सीडेशन हो सकता है। आगे इसके एग्जांपल्स दिए हुए, तो हम लोग एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, और स्टेबल कंपाउंड्स के जैसे BF3, AlCl3, TlBr, InCl3। ठीक है, और इसका एग्जांपल है CH4, CO2, SnCl2, PbCl2। चेक करेंगे हम लोग अभी एक एक का निकाल के। इसका है N2O5 और NH3NF3, NH3NF3, PCl5, SHF3। ठीक है, SHF3। सो ये कुछ एग्जांपल्स है, वैसे तो बहुत सारे, बट मैंने इतना ही लिखा है बिकॉज समझाने के लिए इतना काफ़ी है। देखो, अगर आप यहाँ पे बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है? ग्रुप 13 एलिमेंट्स का। सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, इनका निकालना है आपको। क्लोरीन वगैरह ये सब थोड़ी ना इस ग्रुप के। सो बोरान का जब निकालोगे आप लोग तो फ्लोरीन का कैसा होता है? हैलोजन है तो जनरली -1 होता है, तो 3 फ्लोरीन है तो x - 3 = 0, तो x = आ जाएगा +3। सेम टू सेम आप यहाँ पे भी निकालोगे तो यहाँ पे भी x - 3 = 0, सो यहाँ पे भी आ जाएगा x = +3। यहाँ पर भी जब आप लोग निकालोगे तो x - 1 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। सो मैं वही कह रहा था, या तो +3 होगा या तो +1 भी हो सकता है। कौन? ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे निकालो तो यहाँ पे भी आ जाएगा +3, x = +3। ठीक है, यहाँ की बात कर ले तो यहाँ भी की बात करें तो x - 4 = 0, सो x = आ जाएगा +4। CO2 की बात करो तो x - 4 अरे 2 ही ऑक्सीजन है, 2 लिखना चाहिए ना। हाँ यार, 2 आएगा ना यहाँ पे। अरे ऑक्सीजन का -2 होता है ना जनरली, तो x = +4 आएगा। यहाँ पे x - 2 = 0, सो x = +2 आएगा। यहाँ पे x - 2 = 0, सो x = +2 आएगा। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बट आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत तो दिख रहा ही होगा। दिख नहीं रहा तो सुनाई तो दे ही रहा होगा। ठीक है, चलो अब की बार थोड़ा सा संभाल के लिखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ PCl5 और ASH3 सेम टाइप का कंपाउंड है इसके और इसके तरह, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखो एक बार,
2x 5 ऑक्सीजन तो -10 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x आ गया +5। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यहाँ पे देखो x + 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, सो x आ गया -3। सो देखो -3 भी हो सकता है, यहाँ पे निकालो तो x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। देखो +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है। सारे ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हैं। कौन कौन से? +5, +3, -3। यहाँ पे भी x - 5 इज इक्वल टू 0, सो x आ गया +5। ठीक है, अब देख लेना कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मैंने साइन वाइन गलत कर दी हो तो बुरा मत मानना, करेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, वैसे होंगे नहीं बट देख लेना आप लोग। ठीक है, सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बातें हो गई। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि आखिर Ti+ आयन Ti3+ आयन से ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो एक्चुअली जो सॉरी Ti बोल रहा हूँ मैं, थैलियम को मैं अक्सर Ti बोल देता हूँ, बुरा मत माना करो। ठीक है, थैलियम आयन जो है वो थैलियम 3+ आयन से ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ऐसा आखिर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि थैलियम जो है वो काफ़ी हैवी एलिमेंट है। ये बात आप लोग सबसे पहले से जानते हो, क्योंकि हम लोग नीचे जाते तो साइज़ बढ़ती है, मास भी बढ़ता है, तो हैवी एलिमेंट है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा हैवियर एलिमेंट का, उतना ही कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ही कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब ये क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिए गए, उससे समझ लो ना, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए तो प्रोटॉन तो उतनी ही है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन और ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। क्यों घटेगी? अरे भाई साहब, स्टेबल कंडीशन उसको बोलते हैं जब ना अट्रैक्शन हो ना रिपल्शन हो, सब खुशी खुशी रहे। अब यहाँ पे अट्रैक्शन चालू हो गया तो स्टेबिलिटी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए, इसीलिए थैलियम+ आयन थैलियम 3+ आयन से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब देख लेना आगे मैंने पूरी चीज़ें बताई है। ठीक है, तो जो हमारा थैलियम आयन है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको जाननी होगी स्टेबिलिटी जानने के लिए। स्टेबिलिटी के लिए याद रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो Tl3+ आयन जो है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 का, और Tl+ आयन मतलब थैलियम+ आयन का जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1 का। तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये लोग एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो साइड में कॉर्नर में लिख दो, कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि Cl2+, Cl+, ऐसा मतलब वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है Cl2+, बट इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया और पूछ लिया कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको याद रहना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन नंबर पर भी डिपेंड करती है। चलिए, मैं सोच रहा हूँ जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे और वहाँ पे स्टेबिलिटी का इतना सारा क्राइटेरिया देखोगे तो क्या होगा आपका। देखते हैं, अगले महीने ही तो शुरू करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत फालतू बातें हो गई। चलिए, बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग काफ़ी आसान है। बॉन्डिंग इन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। ठीक है, सो बॉन्डिंग के लिए आप लोग याद रखो, देखो हम लोग जानते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी जितनी कम एटॉमिक साइज होगी। तो एटॉमिक साइज अगर कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, हल्के एलिमेंट्स, उनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है, इसलिए लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बट जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे हमें पता है हैवियर एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। सो हैवियर एलिमेंट्स है तो इनकी एटॉमिक साइज भी ज़्यादा है, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इन लोग आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये बॉन्डिंग की बातें हो गई कि अगर लाइटर एलिमेंट है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अगर कोई हैवियर एलिमेंट है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। चलिए, अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं, अलग अलग रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्शंस विथ एयर, या फिर एयर को दूसरा नाम दे दो ऑक्सीजन, है ना। वैसे तो नाइट्रोजन है हवा में ज़्यादा, तो नाइट्रोजन से भी रिएक्शन देखेंगे, कहाँ टेंशन ले रहे हो। ठीक है, चलिए, सो ग्रुप 13 की अगर हम लोग बात करें, सो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 react with oxygen to form oxides of type E2O3। E क्या है? E एक्सपोनेंशियल। अरे भाई मैथ्स नहीं पढ़ रहे हम लोग। E यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप 13 का है। इन लोग कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? E2O3। जैसे हमारे पास कोई मेटल है यहाँ पे E, और इसको मैं रिएक्ट करा दूँ ऑक्सीजन से, तो ये बनाएगा मुझे E2O3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। ये तो ऑलरेडी 2 है, पर ये 3 है। अब क्या करें? रिएक्शन, तो यहाँ पे भी फिर 2 लगाना पड़ेगा। 2 3 6, पर अब E भी 4 हो गया, तो E को भी 4 करो, तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 लगा दो। यस, बैलेंस हो गया। ठीक है, प्लस हीट। बट मैंने बोला हवा में नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन देख लो। अगर हम E को N2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सीधा सीधा हमें मिलेगा En। ठीक है, पर चूंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे एक ही है तो 2 लगा दो। ठीक है, अब किसी भी ऑक्साइड का आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो रिएक्शन। ठीक है, तो इसको भी हीट के साथ आपको कराना होगा। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो लोग ऑक्साइड्स बनाएंगे E2O3 के फॉर्म में। अब कोई भी एलिमेंट आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, चाहे आप बोरॉन ले लो, चाहे आप एल्यूमिनियम ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की बात करें अगर हम लोग, तो चलिए ग्रुप 14 की बात करते हैं। सो ये हो गए हमारे ग्रुप 13, ही हो गया ग्रुप 14। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, एक्चुअली थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने सोचा अगली बार में कराएंगे, कोई नहीं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 ऑन हीटिंग इन एयर और ऑक्सीजन, मतलब आप एलिमेंट्स को जब हीट करोगे तो वो हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो हवा से लोग रिएक्ट करते हैं। ऑन हीटिंग इन एयर और ऑक्सीजन, ठीक है, एयर और ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द टाइप, ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप ऑफ EO, ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप EO और EO2, है ना, और EO2। ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट्स EO का फॉर्म में बनाएंगे और कुछ एलिमेंट्स EO2 के फॉर्म में बनाएंगे। अब ये डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है वो मैं बताऊंगा आपको। EO2, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ स्टेबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन, इन अकॉर्डेंस, टेक्स्ट बुक की लाइन कॉपी कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप खुद की लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको मतलब ऐसा स्टेटमेंट है ये, मतलब कंसेप्ट है ये, तो इस जरूरी नहीं है कि आप लोग टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज कॉपी करो। ठीक है, विद द स्टेबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट और स्टेबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जैसी अवेलेबिलिटी होगी, जैसे हमारे पास कोई मेटल E है और इसको हम रिएक्ट करा रहे O2 से, ठीक है, मतलब हीट कर रहे हवा में तो O2 के साथ रिएक्ट होगा ही, तो ये बनाएगा EO। और अगर हमारे पास कोई एलिमेंट E है और इसको हम रिएक्ट करा रहे O2 से, और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा है तो ये बनाएगा EO2। ठीक है, सो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होंगे तो वो एक ही टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे, दैट इज E2O3, मतलब जैसे B2O3, Al2O3, सुना है ना, Al2O3 वगैरह। ठीक है, और ये है हम लोगों का ग्रुप 14, और ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये बनाएगा आपका EO के फॉर्म में ऑक्साइड या फिर EO2 के फॉर्म में ऑक्साइड बनाएगा ये। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप 15 के रिएक्शंस की ऑक्साइड्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, ऑन हीटिंग इन एयर react with oxygen or air to form 2 types of oxides, 2 टाइप के ये भी बनाएंगे, एक बनाएंगे E2O5 टाइप का और एक E2O3 टाइप का। जैसे N2O5 आपने सुना होगा, है ना, P2O3 आपने सुना होगा, तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, है ना, ऑक्सीजन की जैसी अवेलेबिलिटी है या फिर जो रिएक्शन की स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या नहीं, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को आप 3O2 से रिएक्ट कराओ और यहाँ पे आपको मिल जाएगा P4O6। P4O6 इज नथिंग बट P2O3, देखो 2 से डिवाइड करो P2O3, है ना, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। अच्छा,
P4 को अगर आप 5O2 से रिएक्ट कराओ, मतलब O2 से रिएक्ट कराओ ज़्यादा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में, तो ये आपको दे देगा P4O10। मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो आपको E2O5 टाइप का ऑक्साइड मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करो, देखो 2 5 E2O5, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अच्छा आर्सेनिक का रिएक्शन कराओ O2 के साथ, तो ये आपको दे देगा AS4O6, AS2O3 है ना, यहाँ पे क्या आएगा 6। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी 2 है ना 3 आएगा 3। अच्छा बिस्मत का रिएक्शन कराओ O2 के साथ, तो आपको मिल जाएगा Bi2O3। ठीक है, अब 2 बिस्मत है तो यहाँ पे 2 लगा दो, 3 ऑक्सीजन है 3, अब क्या करें, बैलेंस करना पड़ेगा। Bi2O3 2 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, फिर 3 2 या 6 हो गया। यहाँ पे अभी भी बैलेंस, छोड़ो बैलेंस आप लोग कर लेना। ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता है बैलेंस करना, इसलिए आप पे दे रहा हूँ मैं, ये मेरे बस का नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप 15 के ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, E2O3 बनेगा या तो E2O5 बनेगा, डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसी है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे टाइप का ऑक्साइड बनेगा, अगर अवेलेबिलिटी कम है तो ऐसे टाइप का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। बट उससे पहले आपको ग्रुप्स में कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, ये दिया हुआ है। एम्फोटेरिक मतलब वो जो एसिडिक और बेसिक दोनों हो, दोनों की कैरेक्टर्स वो शो करे, दोनों से रिएक्ट कर जाए, इसको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं। चलो देखते हैं, चलिए तो फटाफट हम लोग नेचर डिस्कस कर लेते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स तीनों ग्रुप का। ठीक है, आपको नेचर सीधा एग्जाम में पूछ सकता है, कौन से एग्जाम में, नीट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो नेचर आपको याद रहना चाहिए। जब मैं बोर्ड बोलता हूँ तो 11वीं का एग्जाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें ग्रुप 13 की, ग्रुप 14 की, ग्रुप 15 की, क्या एलिमेंट्स, नहीं ऑक्साइड्स। सो इसके नाम फटाफट बोल दो, बाल गया, इंसान टकला। ठीक है, ये एक ही टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, B2O3, L2O3, Ga2O3, In2O3, Tl2O3 ठीक है, डेंजर नाम है। ठीक है, ग्रुप 14 की बात करते हैं। ग्रुप 14 में आता है कैन सीता गेट स्टनिंग पब्लिसिटी। अब यहाँ पे आप लोग जानते हो 2 टाइप के ऑक्साइड बन सकते हैं, या तो MO2 के फॉर्म में बनेगा या तो MO के फॉर्म में बनेगा, मतलब EO2 के फॉर्म में बनेगा या तो EO के फॉर्म में बनेगा। बट हम EO2 के फॉर्म में बनाते हैं, CO2, SiO2, ठीक है, GeO2, SnO2, PbO2, ये एलिमेंट्स है, ये उनके ऑक्साइड्स है। और यहाँ पे हम लोग उनका नेचर लिखेंगे। पूरा का पूरा टेबल आपके सामने मैं बना रहा हूँ ताकि एक बार आपको याद हो जाए, क्योंकि जब कोई चीज़ आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ ना तो आपको याद हो जाता है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ठीक है, सो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे उनका ऑक्साइड, यहाँ पे उनका नेचर। नेचर के लिए कम जगह है बट फिर भी देखेंगे। अच्छा, अगला कौन है भाई, कौन था, ना पैसा असली सब भिखारी। ठीक है, चलो सो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हम लोग बात नहीं करते, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम बनेगा यार, N2O5, P2O5, सिर्फ इसका फिर जैसे जैसे हम लोग इसके नीचे जाएंगे तो सेम टाइप के ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे, मतलब Bi2O3, Sb2O3। ऊपर पहले 2 एलिमेंट्स बनाएंगे E2O5 टाइप का ऑक्साइड, और फिर नीचे वाले एलिमेंट्स बनाने लगते हैं E2O3 टाइप का ऑक्साइड। अच्छा, कौन एम्फोटेरिक है, कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। सबसे पहले याद रखो ग्रुप 14 में कोई बेसिक नहीं है। शुरू के 3 एसिडिक, फिर अगले 2 एम्फोटेरिक, ये सब एसिडिक और बाकी दोनों एम्फोटेरिक। एम्फो बुक में ये बनाना है, बिल्कुल बनाना है। एक बार बनाओगे, एक बार रफ में बनाओगे, रट्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो 2 बेसिक है, 2 बेसिक नीचे से, 3 एम्फोटेरिक बीच में और ऊपर वाला एसिडिक। तो ये हो गया एसिडिक, ये हो गया एम्फो, ये भी हो गया एम्फो, और 2 बच गया, मतलब ये 2 बेसिक होगा। ठीक है, अब लास्ट वाले में याद रखो सबसे आखिरी वाला बेसिक है, उसके ऊपर के 2 एम्फोटेरिक है और बचे हुए सब एसिडिक है। कौन बचा भाई 2, तो ये हो गया एसिडिक, एसिडिक। अब याद करने को भी आप लोग किसी तरीके से कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, देखो पहली बात याद रखो ग्रुप 14 में कोई बेसिक ऑक्साइड नहीं होता है, नीचे के 2 एम्फोटेरिक, बाकी सब एसिडिक। ग्रुप 1 में 2 बेसिक है, नीचे 1 एसिडिक है, ऊपर बीच में सब एम्फोटेरिक। ग्रुप 16 में 1 ही बेसिक है, 2 ही एसिडिक है, जो बचा वो एम्फोटेरिक, या फिर 2 एसिडिक 2 एम्फोटेरिक, नीचे वाला बेसिक।
ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो। सो ये ग्रुप 13, 14, 15 के नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हो गए कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक होता है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ हैलोजेंस। चलिए अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, इसको छाप लो सेम टू सेम। बोरॉन नाइट्राइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट, ग्रेफीन, इन सब की हम लोग स्टडी करेंगे आगे जब कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बस छाप लो और रट्टा मार लो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स पूछ लेता है नीट में, ठीक है, कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड कौन कौन से नाम से फेमस है। आप अगर नीट का पेपर देखोगे केमिस्ट्री में तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आपको पूछ लेगा इसमें से कौन सा ऑक्साइड ऐसा है, या फिर कौन से एलिमेंट को और क्या बोलते हैं, कौन सा एलिमेंट इस नाम से फेमस है ना, बहुत सारे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सब रट्टा करके रखना है आप लोगों को, नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिएक्शन विथ वाटर देखते हैं। ज़्यादातर तो एलिमेंट अनअफेक्टेड रहते हैं वाटर से रिएक्ट करने के बाद, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, 13, 14, 15 तीनों के, रिमेन्स अनअफेक्टेड, आर अनअफेक्टेड बाय वाटर, ठीक है। बट एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है हीट करने पे और फिर ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, और वाटर है तो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। हाउएवर एल्यूमिनियम reacts with water on heating and forms hydroxide, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जबकि टिन रिएक्ट करता है स्टीम से और बनाता है ऑक्साइड। वाइल टिन बोले तो SN रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। टिन क्या बनाएगा, ऑक्साइड। बाकी सारे अनअफेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स के पास, जैसे हम लीड का एग्जांपल ले ले तो लीड के पास प्रोटेक्टिव फिल्म होती है। अरे फिल्म क्या है, फिल्म मतलब लेयर, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसके पास। वाटर में जब भी वो जाता है तो वो अपने आजू बाजू ऐसा लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसके वजह से ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो मोस्टली सारे एलिमेंट्स तो रिएक्ट नहीं होते, बट एल्यूमिनियम को अगर हम लोग रिएक्ट कराएं वाटर के साथ, सो ये आप लोगों को हीट करने पे तो ये आपको इसका हाइड्रोक्साइड दे देगा, मतलब AlOH2, ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे बताओ AlOH3 आएगा, 2 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। सोचो थोड़ा, तब तक मैं बैलेंस करता हूँ। रिलीज होगा H2 गैस, ठीक है। सो ठीक है, पहले आप बताओ। देखो एल्यूमिनियम, मैंने बोला था यहाँ पे वो नंबर आता है जो इसके ऊपर चार्ज होता है, या फिर ऐसा समझ लो कि एक एल्यूमिनियम जितने एल्यूमिनियम OH के साथ रिएक्ट होंगे वहाँ पे वो नंबर आता है। सो Al के ऊपर +3 का चार्ज आता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करता है, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करता है, या यूँ बोल दो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक्चुअली ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है। सो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसका मतलब इसके ऊपर आएगा +3 का चार्ज, तो ये 3 यहाँ जाएगा, तो इसीलिए इसका AlOH2 नहीं बनेगा ना। लोग क्या समझते हैं CaOH2 तो यहाँ पे AlOH2, नहीं भाई, समझा करो थोड़ा, चार्ज यहाँ पर आता है, रिएक्शन की गहराई को समझा करो, ठीक है। सो बैलेंसिंग मैं छाप लेता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, ठीक है। बाकी करता तो भी आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैंने बोला टिन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, मतलब SnO2 बनाएगा, और डाइहाइड्रोजन गैस ऑब्वियस ही बात है इवॉल्व होगी, ठीक है। फिर से बैलेंसिंग छाप लूँ, बहुत छापते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, 2 लगा दो। 4 हाइड्रोजन हो गए, वहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, एक टिन, ठीक है। तो बस ये 2 ही रिएक्शंस हैं वाटर के साथ, बाकी सारे लोग अनअफेक्टेड रहते हैं, जिसमें से लीड भी एक एग्जांपल है। लीड जो है वो अपने आजू बाजू प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेता है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं होता है वाटर के साथ। बट 2 ही रिएक्शंस पॉसिबल है वाटर के साथ, एक एल्यूमिनियम का, वो बनाएगा हाइड्रोक्साइड। कैसा हाइड्रोक्साइड? EOH3 टाइप का, मतलब AlOH3 टाइप का। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर +3 का चार्ज होता है, ठीक है। और अगर हम टिन की बात करें तो टिन भी रिएक्ट होगा वाटर से, ऑब्वियस ही बात होगा, बट वो बनाएगा ऑक्साइड SnO2 का फॉर्म का, ठीक है। चलिए, हमने देख लिया रिएक्शन विथ वाटर, अब देखते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन एक एक करके। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन विथ हैलोजेंस। एक एक करके देखेंगे।
सबसे पहले ग्रुप 13 का, फिर ग्रुप 14 का, फिर ग्रुप 15 का। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, एलिमेंट्स ऑफ group 13 reacts directly with halogens to form trihalides। ठीक है, reacts directly with halogens to form trihalides। ट्राइहलाइड्स मतलब EX3 टाइप का। E क्या है? E आपका कोई एक एलिमेंट है ग्रुप 13 का, X क्या है? कोई एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन है, थैलियम इज एन एक्सेप्शन एज इट फॉर्म्स मोनोहलाइड। मोनोहलाइड मतलब EX टाइप का, एक एलिमेंट के साथ एक हलाइड। ठीक है, इज एन एक्सेप्शन विच फॉर्म्स मोनोहलाइड, ठीक है, मोनोहलाइड बोले तो EX टाइप का, बट यहाँ पे थैलियम है हमारे पास, और कुछ तो है नहीं, तो ये बनाएगा TLX, ऐसे टाइप का हलाइड ये बनाएगा। डायरेक्टली रिएक्ट होने का मतलब इसमें हीट वीट की झंझट आपको नहीं देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई एक एलिमेंट है E2, ठीक है, ये फिर सॉरी E2 कहाँ आएगा, E है, और ये रिएक्ट हो रहा है X के साथ, X बोले तो कोई हेलोजन, तो ये बनाएगा EX3, बट कंडीशन है कि E कैन नॉट बी TL। ठीक है, थैलियम नहीं हो सकता E, बाकी सब हो सकते हैं। अब बैलेंस कर लो भाई, यहाँ पे 3 लगा दो बस, हाँ बस, और कुछ तो नहीं करना है ना। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में 2 भी रखा हुआ है, लगा दो 2। बट थैलियम भी रिएक्ट होगा हाइड्रोजन के साथ, बट वो सीधा बनाएगा TLX। दैट्स इट। ठीक है, सो ये कहानी थी ग्रुप 13 की हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने पर। समझ में आया? सबसे पहले एलिमेंट जो होता है ग्रुप 13 का वो डायरेक्टली रिएक्ट होता है, ये याद रखो। ट्राई बोले तो 3, देखो ना 3, ये EX क्या है? EX एक हलाइड है। मैंने बोला हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्ट होता है उसको, उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हलाइड बोलते हैं। हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनता है उसको हाइड्राइड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हलाइड जो बना ये ट्राई हलाइड है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और थैलियम एक एक्सेप्शन है, वो मोनो हलाइड बनाता है, एक मोनो मतलब एक। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ले लो थैलियम के अलावा, तो वो आपको दे देगा 2EX3, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ठीक है, और अगर आप थैलियम को रिएक्ट कराओ तो वो डायरेक्टली मोनो हलाइड दे देगा, दैट इज TLX। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं ग्रुप 14 का क्या हाल है। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप 14 की। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एक्सेप्ट कार्बन नहीं रिएक्ट होता हैलोजेंस के साथ, रिएक्ट विथ हैलोजेंस टू फॉर्म टेट्राहलाइड्स। हैलोजेंस टू फॉर्म, रिएक्ट डायरेक्टली लिखना चाहिए था, डायरेक्टली विथ हैलोजेंस टू फॉर्म टेट्राहलाइड। टेट्रा बोले तो 4, तो टेट्राहलाइड्स। ठीक है, टेट्राहलाइड बोले तो ऐसा EX4 डायरेक्टली रिएक्ट होता है, हीटिंग वीटिंग का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, रिएक्ट डायरेक्टली विथ हैलोजन टू फॉर्म टेट्राहलाइड। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो हैवी एलिमेंट्स है वो डाइहलाइड भी बना सकते हैं, मतलब द हैवी एलिमेंट्स लाइक गैलियम, ठीक है, गैलियम एंड लीड कैन ऑल्सो फॉर्म डाइहलाइड्स। ठीक है, डाइहलाइड्स भी लोग बना सकते हैं। और क्या ये टेट्राहलाइड नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बट ये डाइहलाइड भी बना सकते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, क्या ये लोग नहीं बना सकते? अगर बना भी देंगे तो इनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। अगर हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें हलाइड्स की, ठीक है, हलाइड्स की अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें, लिख लेना साइड में, सब कुछ लिख लेना, जितना लिखता हूँ सब छाप लेना, एक दिन आपको ही काम आएगा। कभी किसी को पढ़ाने जाओगे, कभी खुद रिवाइज करने जाओगे, तो हर जगह पे ये काम आने वाला है। ठीक है, सो हलाइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और साथ ही में आयोनिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज
डाउन द ग्रुप, नीचे जाते समय आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, किसका? हैलाइड्स का। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उतना ज़्यादा वहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। बट नीचे जाते साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लेक्चर में बताया था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप स्टेडीली बोला है, मतलब ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं आ जाता है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज रहता है। ठीक है, कैन लिखा है मैंने, ब्रैकेट नहीं है। लेट से हमारे पास कोई एलिमेंट है ई और ये रिएक्ट हो रहा है हैलोजन के साथ, तो ये सीधा आपको देगा EX4। ठीक है, अब बैलेंस करना है तो लगा दो भाई 4 यहाँ लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 8 लगा दो, वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो EX4 में आपको टेट्रा हैलाइड ये आपको फॉर्म करके देगा। कौन फॉर्म करके देगा? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 13 का बताएंगे अभी। बट गैलियम वगैरह कैसे हैं? गैलियम वगैरह या फिर हम लोग PB की बात करें तो ये लोग GeX2 भी बना सकते हैं। GeX2 बोले तो डायहालाइड, 2 ही हैलोजन है ना, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हो गए। समझ में आया? तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट होंगे, वैसे कार्बन नहीं रिएक्ट होता, उसके अलावा जितने भी रिएक्ट होंगे सब बनाएंगे टेट्रा हैलाइड। बट जो हैवी एलिमेंट्स है जैसे गैलियम और लीड, इनके पास क्षमता है कि लोग डायहालाइड भी बना सकते हैं। क्या लोग टेट्रा हैलाइड बना सकते हैं? बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हैलाइड्स की स्टेबिलिटी नीचे आते समय बढ़ती है, तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए लोग टेट्रा हैलाइड डायहालाइड दोनों बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते ग्रुप 15 के बारे में देखते हैं। चलिए अब ग्रुप 15 की बात करते हैं। So elements of group 15 react with halogen to form halogens to form 2 सीरीज ऑफ हैलाइड। 2 सीरीज इन लोग बनाएंगे, एक EX5 की, एक EX3 की। ठीक है, 2 सीरीज ऑफ हैलाइड्स EX3 एंड EX5। EX5 को क्या बोलेंगे? EX3 को जानते हो ट्राइहैलाइड, EX5 को बोलेंगे पेंटाहैलाइड। इसके आगे EX6 आता तो ऐसे आएगा नहीं, इसको बोलते हम लोग, अगर आता तो उसको हम लोग बोलते, खैर आएगा, छोड़ो मत आने दो, उसको हम लोग बोलेंगे हेक्साहैलाइड। ठीक है, सो पेंटाहैलाइड इसको हम लोग बोलेंगे। तो इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है ऑर्बिटल्स की वजह से, मतलब वैलेंशियल डी ऑर्बिटल्स वैकेंट रहते हैं, खाली रहते हैं, इसकी वजह से इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ट्राइहैलाइड्स की 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो वहाँ पे BiF3 के अलावा सारे के सारे कोवेलेंट है। ठीक है, और एक ही स्टेबल हैलाइड है, वो है नाइट्रोजन का। ग्रुप 15 की बात हो रही है। द ओनली स्टेबल हैलाइड इन ग्रुप 15 इज नाइट्रोजन इज NF3। ठीक है, NF3 के अलावा बाकी सारे जो हैलाइड्स हैं इसके वो अनस्टेबल होते हैं, NF3 ही सिर्फ यहाँ पे स्टेबल होता है। ओनली स्टेबल हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन का स्टेबल हैलाइड। हाँ, NF5 वगैरह स्टेबल नहीं होता है, सिर्फ NF3 स्टेबल होता है। ठीक है, बनाने के तो आप कुछ भी बना सकते हो, बट वो चीज़ टिकेगी वो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे आप लोग लकड़ी का यहाँ पे व्हाइट बोर्ड बना सकते हो, बट वो कितना टिकेगी? एक दिन लिखोगे फिर रफ किधर करोगे, है ना? सो बनाने को आप सब कुछ बना सकते हो, बट स्टेबल रहना जरूरी है। तो स्टेबल कौन है? NF3। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कैटिनेशन देखते हैं, लास्ट टॉपिक है अपना आज का। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में एलोट्रॉपी देखेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड फॉस्फोरस। कैटिनेशन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग मतलब कार्बन है तो कार्बन के साथ, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के साथ, इसको सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम, ठीक है, ऑफ एन एटम, ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन और रिंग्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म चेन एंड रिंग्स इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। एग्जाम्पल आपने बहुत सारे देखे हैं कैटिनेशन के, बस आप लोग याद नहीं कर पा रहे हो। याद करोगे? ठीक है, बताते हैं। चलो
सो और कुछ नहीं है, फालतू बातें बाकी। हाँ, सो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की कोवेलेंट बॉन्ड से, उसको हम लोग बोलते हैं चेन, सॉरी उसको बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? अरे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे एग्जाम्पल ही तो हैं। कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है वहाँ पे, है ना, और क्या बना रहा है? ब्रांच बना रहा है, कहीं पे चेन बना रहा है, बेंजीन रिंग बना रही है। कौन कौन? कार्बन कार्बन उसमें जुड़े, C6H6, है ना, सी 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 सी, समझ रहे हो? तो ऐसे कार्बन जुड़े हुए वहाँ पे। सो क्या ही बोले अब, ठीक है। सो कार्बन जब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो कार्बन्स की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत होती है। कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है बॉन्ड एंथैल्पी पे। अरे बॉन्ड एनर्जी बोल दो, काहे इतना टेंशन ले रहे हो? एंथैल्पी जहाँ बोलो एनर्जी मान लिया करो, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करते हैं उन लोग, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है कार्बन कार्बन की, जो कि 348 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। चलो मैं टेबल में लिख देता हूँ फटाफट। सो यहाँ पे आपका कैटिनेटेड एलिमेंट है, बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, गैलियम गैलियम, टीन टीन, ठीक है। ये है 348 किलो जूल पर मोल, ये है 297, और ये है 260 किलो जूल पर मोल, और ये है 240 किलो जूल पर मोल। क्या है ये? बॉन्ड एनर्जी। क्या है ये? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे कार्बन का, इसीलिए कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप लोग जानते हो, C2H6, C3, अरे भाई भूल गए ये सब, याद करो 10वीं का 9वां चैप्टर, भूल गए, सब भूल गए। ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट था, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए था वो चैप्टर, एटलीस्ट उसका बेसिक पढ़ना चाहिए था, क्योंकि 11th में आपको तभी मदद मिलेगी। खैर छोड़ो, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी समझ गए। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब खुद के एटम से ही लिंक होना। जैसे कार्बन है तो वो कार्बन से ही लिंक हो, सिलिकॉन है सिलिकॉन से ही लिंक हो, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। और ये किस पे डिपेंड करता है? सीधा डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पे। जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल। कैसे? अरे बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो तुरंत टूट जाएगा ना, तो स्टेबल कैसे बोलेंगे उसको, है ना। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड, ये वर्ड यहाँ पे ध्यान में रखना, कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक होना, ठीक है। तो आई होप आज हम लोगों ने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर ली जितनी आपके बुक में दी हुई थी। यस। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एलोट्रॉपी से। सबसे पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस देखेंगे। अगर 40 मिनट हो जाते हैं सबको देखने में, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर लेक्चर को स्टॉप करेंगे और अगले 2 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स के जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, बोरेक्स हो गया, बाकी सारे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर उस लेक्चर को मतलब एलोट्रॉप्स बताने में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, तो फिर मैं वहीं पे कंटिन्यू मार दूंगा कंपाउंड्स को, तो वहाँ पे हमारा 4 ही लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं 5 लेक्चर मान के चलिए, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर को भी 6-7 लेक्चर लगेंगे। बट आगे एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड 3 या 4 लेक्चर में, केमिकल इक्विलिब्रियम 5 लेक्चर में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री 5 लेक्चर में, GOC सबसे बड़ा चैप्टर, इसको हम लोग GOC को लास्ट वीक में शुरू करेंगे अक्टूबर के, ठीक है। और नवंबर में हम लोग पूरा केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। हाँ, फिजिक्स इतना पीछे क्यों है? सही, आपका सवाल जायज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लॉज ऑफ मोशन उसमें एक बार अगर हो गया, और हो जाएगा, इसी हफ्ते हो जाएगा, संडे को मैं पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। और एक बार वो खत्म हुआ तो ग्रेविटेशन यूँ भागेगा, सारे चैप्टर्स यूँ भागेंगे। मैथ्स का क्या, मैथ्स तो ऑलरेडी डाल रखा है ना, और क्या डालना है मैथ्स में? मैथ्स का टेंशन मतलब वो हम यूँ करा देते वाला सिलेबस, ठीक है। बहुत तेज़ी से होगा मैथ्स, उसका टेंशन आपको लेना नहीं है। चलिए फिर मिलता है अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड फास्फोरस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।